बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे। जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब मांगा जाएगा और कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले एक बार फिर आपसे अपील कि मेरे इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ साझा कीजिए, व्हाट्सएप पर और एसएमएस पर। और हां, टैलेंटेड इंडिया को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर कफील खान से। डॉक्टर कफील खान, जिन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिहा कर दिया गया और रिहाई में साफ तौर पर कहा गया कि जिस भाषण के लिए उन्हें जेल में रखा गया और रासुका यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया, 1980 का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उस भाषण के जरिए उन्होंने समाज में नफरत नहीं फैलाई, उल्टा उस भाषण के जरिए उन्होंने समाज में एकता की मिसाल दी। मैं ये सोच रहा हूं कि सरकार उनके खिलाफ किस कदर पीछे पड़ गई कि आखिरी लम्हों में रिहाई के बावजूद डीएम उन्हें छोड़ने को राजी नहीं थे और रिहाई के बाद भी उन्हें किस तरह से टारगेट किया गया या किया जा रहा है अब भी, वो अब बताने वाले हैं मेरे साथ इंटरव्यू में। इंटरव्यू का रुख करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। रिहाई के बाद डॉक्टर कफील अपने बच्चों से मिले। आप जानते हैं, जब वो जेल गए थे तब उनका बेटा 7 या 8 महीने का था। अब जब वो रिहा हो गए हैं तो करीब 1.5 साल का है और वो अपने पापा को पहचानता नहीं है। आप ये वीडियो देखिए और आप समझ जाएंगे इसके क्या मायने हैं। तो देखा आपने, डॉक्टर कफील खान अपने बच्चों के साथ। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने डॉक्टर कफील खान से बात की, इस इंटरव्यू में आप सुनने वाले हैं कि उन्हें किस तरह से टारगेट किया गया, उन्हें किस तरह से टॉर्चर किया गया, और यही नहीं, रिहाई के बाद भी प्रशासन ये लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से डॉक्टर कफील खान को फिर से जेल में डाल दिया जाए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर कफील खान, आप खुद सुनिए। मेरे पास वाकई शब्द नहीं है। आज जो खास मेहमान मेरे साथ हैं, डॉक्टर कफील खान। मैं आपको बता दूं, गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस को लेकर जब सैकड़ों की तादाद में बच्चे मारे गए थे और जब उस वक्त डॉक्टर कफील खान को बलि का बकरा बनाया गया था, तो मेरे जैसे कुछ गिने चुने पत्रकार थे जिन्होंने उनके पक्ष को मीडिया के सामने रखा, वरना डॉक्टर कफील खान के बारे में मुख्यधारा की मीडिया ने न जाने क्या क्या कह दिया। मुझे याद है सर, मुझे याद है, हद से गुजरा है और पिछले 200 दिनों से जेल में, वो भी बगैर किसी गुनाह के। आज मेरे साथ डॉक्टर कफील खान है। डॉक्टर कफील खान, जेल में आपके साथ क्या हुआ वो मैं आपसे चर्चा करूंगा आगे। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है कि आखिरी मौके तक योगी सरकार या उत्तर प्रदेश प्रशासन ये कोशिश कर रहा था कि आप जेल में बने रहें और आपकी मियाद को और किसी तरह से बढ़ा दिया जाए या किसी न किसी धारा में फिर फंसा के आपको अंदर कर दिया जाए? सबसे पहले तो मैं सर आपको एक बात कहूंगा कि आपने जो पहली बात कही कि बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद अगर कोई बोलने वाला था तो अभिषेक शर्मा था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं जेल से बाहर आया था तो मैंने बहुत सी वीडियोस देखी थी और मुझे याद है कि आप उस वक्त हर रात जब शाम को स्टूडियो से वापस आते थे तो एक वीडियो बनाया करते थे अपने घर पे बैठ के, और आप उस पर कई बार आपने जो है वो बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी की बात की और बात की कि डॉक्टर कफील को बेगुनाह फंसाया गया है।
तो उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा। और इस बार भी जब मैं बाहर वापस आया हूँ तो मेरे भाइयों ने मुझे बताया है, आदिल भाई ने, कि आपने किस तरह से हर मौके पे मतलब जो है मेरी आवाज़ को बुलंद किया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ सर, कि यस दैट इज़ ट्रू। 11:30 बजे सुबह जो है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को सीबीआई का चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद का ऑर्डर मिल गया था, डीएम को ऑर्डर मिल गया था। जो 14 पार्टी हमने होम मिनिस्ट्री और यूपी गवर्नमेंट को बनाया था, 14 लोगों को ऑर्डर मिल गया था, लेकिन फिर भी मुझे छोड़ा गया 11:55 पे रात में। और इन 12 घंटे में ये लगातार कोशिश होती रही कि सुपरिटेंडेंट का ये कहना था कि हम डीएम का ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को इलाहाबाद के चीफ जस्टिस का ऑर्डर को नहीं मानना है, वो डीएम के ऑर्डर का वेट कर रहा था। डीएम कहता है कि हम अपने हाई कमांड के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, और हाई कमांड के पास संपर्क करो, कहते हैं कि हम आपसे रिसीव नहीं करेंगे। तो उन्होंने कोशिश की थी और पूरी बाहर पुलिस फोर्स लगी हुई थी। और ये इसीलिए हम लोग यूपी छोड़ के भी अभी कुछ दिनों के लिए मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ गया हूँ कि कुछ टाइम बिताऊंगा, क्योंकि दिस टाइम इट वाज नॉट ओनली मेंटल हैरेसमेंट, इट वाज फिजिकल आल्सो। सो आई एम रियली ट्रॉमेटाइज्ड दिस टाइम। आपका एकदम कहना सही है कि सरकार ने पूरी कोशिश की कि जिस तरह से पिछली बार अलीगढ़ के भड़काऊ जो उनके तथाकथित भाषण कहा गया उन्होंने, उसमें भी जब क्लीन चिट मिल गई थी और मुझे बेल मिल गई थी, तो 4 दिन तक इलीगली डिटेन किया था मुझे और फिर एनएसए लगा दी थी। जी बिल्कुल डॉक्टर कफील खान, हम उसको नहीं भूले हैं किस तरह से एनएसए लगाया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी रिहाई के बाद प्रशासन किस तरह की कोशिश कर रहा है? क्या आपकी रिहाई के बाद भी किसी तरह से आपको टारगेट किया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक तौर पर, शारीरिक तौर पर? क्या वो थ्रेट अभी भी बदस्तूर बना हुआ है? यस सर। आपको यकीन नहीं होगा, जब एसटीएफ ने जो स्पेशल टास्क फोर्स ने मुझे मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, तो उस वक्त तो उन्होंने मुझे करीब 48-72 घंटे मुझे खाना तक नहीं दिया था। मतलब कहते हैं एक रोटी एक तक नहीं दी थी, कि मेरे पेट में क्रैम्प आने लगे थे, मेरी इंटेस्टाइन जो है स्क्रीम कर रही थी। और एक ऑफिसर के बाद दूसरा ऑफिसर आता था और बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसका कोई लॉजिक नहीं है। आपने जैसे क्या आपने कोई ऐसा पाउडर का इजाद कर दिया है जिससे लाखों इंडियन मर जाएंगे? मैंने कहा मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, मैंने कैसे कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं कि पाउडर इजाद करूँगा। आप जापान गए थे, मैंने कहा मैं इंडिया से बाहर नहीं जा सकता, कोर्ट के पास मेरा पासपोर्ट जो है रखा हुआ है, मैं इंडिया के बाहर जा ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि क्या आप जो है सरकार गिराना चाहते हैं, आप जो है हमारे पास फोन रिकॉर्डिंग है, आप सरकार को गिराना चाहते हैं। तो इस तरह से झूठे मामले बना के वो किसी न किसी तरह से मुझे फंसाना चाहते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लास्ट ईयर बीआरडी के टाइम पे तो उन्होंने मुझे मेंटल हरास किया था, इस बार इन्होंने मुझे बहुत फिजिकली टॉर्चर किया। अब मैं बता नहीं सकता। समझना चाहता हूं डॉक्टर कफील, क्योंकि आप 200 दिन तक अंदर थे, एक ऐसा वक्त जब पूरे देश में कोरोना संकट को लेकर एक मायूसी थी, लोग घरों में थे, नौकरियां बर्बाद हो गई थी, मजदूर सड़क पर मर रहे थे, और ऐसे हालात में आप जेल में थे। मैं वही आपसे समझना चाहता हूं, वो 200 दिन में क्या कोई ऐसा वक्त भी आया था जब आप पूरी तरह से नाउम्मीद हो गए थे? नाउम्मीदी तो शायद नहीं आई सर। किसी ने जेल में पिछली बार ही मुझे बताया था बीआरडी के वक्त ही कि डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। अब मैंने आपको मैं बता दूं कि 29 जनवरी को मुझे गिरफ्तार किया गया था और 27 जनवरी को ही मैंने कोरोना पे एक वीडियो बना के अपने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से डाल दिया था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मास्क लगाने हैं, कैसे हाथ धुलना है, कैसे छींक आएगी तो रुमाल यूज़ करना है। तब इंडिया में एक भी केस नहीं आया था। और मैंने जेल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अपने प्रधानमंत्री को मैंने लेटर लिखा था और उन्हें साफ साफ बताया था कि क्योंकि मुझे जब मैंने इंडिया के टूर में देखा था कि किस तरह से भारत की पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, और उसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन को कभी रोका नहीं जा सकता है। और आपको पता होगा कि अभी भी सरकार जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी स्टेज 3 को नकारती है। हम लोग जो है, अगस्त आ गया है, 30 से 40 लाख लोग ऑलरेडी अफेक्टेड हो गए हैं और 65,000 लोग मारे जा चुके हैं। मैं शायद तड़पता था अंदर जेल में, बहुत बार मैंने कई बार योगी जी को भी लिखा और फिर प्रधानमंत्री को भी लिखा कि मैं एज अ कोरोना वॉरियर काम करना चाहता हूं
और मैं इस देश जो जो संकट गुजर रहा है उसमें साथ देना चाहता हूँ। शायद कोई नई मेडिसिन ईजाद कर सकूँ, शायद कोई नई वैक्सीन ईजाद कर सकूँ। मैं 10 साल मेरा एक्सपीरियंस है इंटेंसिव केयर यूनिट में। आप जो बात करते हैं वेंटिलेटर की, वेंटिलेटर चलाने वाले डॉक्टर हमारे पास पूरे इंडिया में 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि मशीन जो होती है बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस था, तो मैं यूज़ करके शायद एक जान बचा सकता था। पर कहता है ना कि शायद वो उन्हें मंजूर नहीं था और उन्होंने मुझे बस प्रताड़ित करते रहे। डॉक्टर कफील, हमने अदालत के आदेश को देखा। अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि देखिए, डॉक्टर कफील पर यह आरोप लगाना कि उन्होंने समाज में वैमनस्य फैलाया, नफरत फैलाया, निहायत ही बेईमानी है। उल्टा उन्होंने ये कहा कि आपने जो बातें कही वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, उससे मददगार साबित हुई। मेरे हिसाब से एक बहुत ही करारा तमाचा है प्रशासन के मुंह पर, जिन्होंने आप पर रासुका लगाया। मैं ये समझना चाहता हूं, जब इतने पूर्वाग्रह से सरकार आपको टारगेट कर रही थी, तो जब जेल के अंदर तो पुलिस या जेल प्रशासन किस तरह से आपको टारगेट करता था, किस तरह से टॉर्चर करता था? सर, जेल प्रशासन का रवैया इस तरह से था कि वो हमेशा मुझे बुला के यही बात कहते थे कि तुम बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के उन 70 बच्चों की बातें कभी मत करो, भूल जाओ, तुम सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए तो शायद आप बाहर निकल सकते थे। खाना बंद कर दिया जाता था, कभी कभी जो है तन्हाई में डाल देते थे, जो जेल का स्मॉल सेल होता है। इसके अलावा जो मेरा बैरक था वो 40 कैदियों के लिए था, और हम जब कोरोना वायरस के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते थे, उस वक्त 150 कैदी यानी 150 कैदी बंद होते थे उस छोटी सी बैरक में, और एक टॉयलेट होता था। मतलब आप नहाने के लिए या फिर टॉयलेट जाने के लिए आधा घंटा लाइन में आपको लगना पड़ता था। पतली सी दाल होती थी और कच्ची रोटी होती थी, जो खाने को 8 महीने मिली। मुलाकात चूंकि बंद थी लॉकडाउन की वजह से, कोई ऐसा नहीं कि मेरे साथ था, पूरा सबके लिए मुलाकात बंद थी। तो हालत ये हो गई कि मैं जब जेल से बाहर आया हूँ तो मैं खुद, आप मेरा चेहरा देख लिया, आप मुझे पहले भी देख चुके हैं, और मैंने वेट लॉस भी किया है। और दूसरे सबसे बड़ी बात है कि जो कुपोषण होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, आपको सिर्फ क्योंकि कोई फ्रूट्स नहीं मिले, कुछ नहीं, मिनरल्स नहीं मिले, तो मेरे अंदर की जैसे कोई एनर्जी ही खत्म हो गई हो, इस तरह से प्रताड़ित किया। तो एक जो माल न्यूट्रिशन हम बच्चों में कुपोषण का शिकार कहते हैं, उनको ठीक करते हैं, वो मैं अपने आप में अंदर महसूस करता हूँ। और रही बात कोर्ट के ऑर्डर की बात, सर, आपने कोर्ट के ऑर्डर की बात कही है, तो उस पर मैं यही कमेंट करना चाहूँगा कि कोर्ट ने एकदम क्लियरली ये बात कही है कि जिस दिन से, आप फर्स्ट पेज पढ़िएगा, कि जिस दिन से बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी अगस्त 2017 से हुई है, उस दिन से उत्तर प्रदेश सरकार न केवल डॉक्टर कफील को, उनकी पूरी फैमिली को स्टेट स्पॉन्सर्ड विक्टिमाइजेशन कंटिन्यूड है। ये साफ साफ लिखा है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़ ने अपने विम्स और पावर से, अपनी सोच से सेलेक्टिव जो 25 से 30 मिनट की स्पीच थी, उसको काट के 1 मिनट की स्पीच बना के और हेट्रेड और वायलेंस की बात कही है। बट बिल्कुल डॉक्टर कफील, सबसे दुख की बात यह है कि इस तरह से कट एंड पेस्ट स्टेट कर रहा था, सबसे दुख की बात है। और मुझे जानते हैं, मैंने जब पूरा ऑर्डर पढ़ा 42 पन्नों का, तो मुझे आखिरी 3 पैराग्राफ्स पे मेरी नजर रुक गई। मैंने देखा कि प्रशासन ये तक कह रहा है कि जेल में रहकर भी डॉक्टर कफील खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ संपर्क में थे। तो भाई, तुम्हारा खुद का प्रशासन क्या कर रहा था? क्या मोबाइल फोन मुहैया कराया जा रहा था डॉक्टर कफील खान को? मतलब मेरे हिसाब से कल्पना से भी विचित्र ये एक बनाना रिपब्लिक हो गया है। जिस तरह की बातें की जा रही हैं, एक शख्स को टारगेट करने के लिए सारी लक्ष्मण रेखाएं पार कर दी गई, सारी हदों को पार कर दिया गया डॉक्टर कफील। सर, परसों रात भी यही कोशिश की गई कि अलीगढ़ के 2-4 लड़कों को या फिर किसी को डरा धमका के मेरे खिलाफ बयान दे दिया जाए। बयान अगर वो दे दे तो एक केस दर्ज करके परसों मुझे डिटेन कर लें जेल से बाहर निकलते हुए। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, आपकी रिहाई के बाद किस तरह से वापस आपको जेल में डालने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। सर, परसों ये कोशिश की गई 12 घंटे की अलीगढ़ के कुछ लड़कों को टॉर्चर करके, उनको दबाव में डलवा के, इनसे ये बयान दिलवा दिया जाए कि डॉक्टर कफील ने अलीगढ़ में हिंसा फैलाई थी और मुझे फिर से जेल में डाल दिया जाए।
आपको याद होगा सर कि जो बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी हुई थी उसमें 9 डॉक्टर्स जो है जेल गए थे, जिसमें बहुत से आप प्रिंसिपल साहब भी थे और ऑक्सीजन प्रभारी थे, सारे लोग थे, उन सबको नौकरियां मिल गई हैं। लेकिन आज 3 साल हो गया है और मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इंटरनल इंक्वायरी में क्लीन चिट मिलने के बाद आज भी मैं सस्पेंडेड हूँ। मुझे फाइनेंशियली पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। आपको भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जाने में आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। जिस कोरोना काल में कहा जाता है कि 60 साल के ऊपर 65 साल के ऊपर लोग घर के अंदर रहें, उस कोरोना काल में 65 साल की बूढ़ी माँ मेरी बेचारी अलीगढ़ के लोअर कोर्ट से लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक वकीलों के पैर उन्होंने पकड़े। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।